हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान और आज हमने उठाई है कक्षा 9 की ज्योग्राफी। भूगोल अध्याय को पढ़ते हुए हमने पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, ये तमाम अध्यायों को पढ़ते हुए आज हम भूगोल कक्षा 9 के अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है जनसंख्या। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये अर्थशास्त्र का विषय ज्योग्राफी में क्यों पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो आपको एक बात बता दूं मैं कि यहाँ पर आपने पहला अध्याय देखा था भारत, आकार और स्थिति, फिर दूसरा अध्याय आपने देखा था भारत के भौतिक स्वरूप, फिर तीसरा अध्याय देखा था जलवायु, तीसरा अध्याय अपवाह, फिर चौथा अध्याय जलवायु, पांचवा अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इन सभी का अध्ययन हमने किस संदर्भ में किया? यस, हमने इस संदर्भ में किया कि ये मानव के लिए कैसे उपयोगी हैं। अगर मानव ना हो तो, यदि हम खुद ना हो तो क्या हम इनका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में कोई भी संसाधन यदि उपलब्ध है तो उस संसाधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जनसंख्या। और हम लोग भूगोल का पहला भाग पढ़ रहे हैं यहाँ पर 9वीं क्लास में। जब हम 10वीं क्लास में जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? ये जो संसाधन है, चाहे नदियाँ हों, चाहे पर्वत पहाड़ हों, चाहे मैदान हों, जो भी उच्चावच प्रदेश है, जो भी हमने कक्षा 9वीं में जिन मूल तत्वों को पढ़ा, ये सारे के सारी चीज़ें कक्षा 10वीं में जाकर संसाधन के रूप में पढ़ने वाले हैं हम इनको। और ये संसाधन कब बनते हैं? जब ये तत्व मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और मनुष्य एक है तो वह मानव कहला रहा है, और 1 से 2, 2 से 4 बोलते हैं। कितने जन थे, कितने जन, हम लोग सामान्य बुंदेली भाषा में बोलते कितने जन हैं। अब भारत देश में कितने जन रहते होंगे? 121 करोड़ रहते हैं 2011 के अनुसार। अब इस जनसंख्या के द्वारा इन नदियों का पानी उपयोग किया जाएगा, इन पर्वत पहाड़ों की मिट्टियों का, पेड़ों का, जीव जंतुओं का उपयोग किया जाएगा, तब ये संसाधन बनेंगे। इन संसाधनों पर दबाव भी हमारा ही पड़ेगा। मतलब ज्योग्राफी को पढ़ना जनसंख्या के संदर्भ बिंदु से ही जरूरी है। जनसंख्या एक आधारी तत्व है, एक आधार बिंदु है। इसके आधार पर ही ये जो तत्व हमने कक्षा 9वीं में पढ़े हैं, जो संसाधन बनेंगे कक्षा 10वीं के सिलेबस में जाकर, उसका जो मेन ब्रिज है वह मानव है, जनसंख्या है। बस इसी जनसंख्या के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9, इसके अंतर्गत आज इसका अंतिम अध्याय है जनसंख्या। जनसंख्या के भाग 1 में हम पढ़ेंगे जनसंख्या का आकार और वितरण, भाग 2 में जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, और भाग 3 में उस जनसंख्या के गुण या विशेषताओं को जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भाग 1, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोयले का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक पहाड़ है पूरा। कोयले का एक टुकड़ा तब तक उपयोगी नहीं है, तब तक बेकार एक टुकड़ा है जब तक कि मानव ने उसे अपने उपयोग के लायक बना नहीं लिया, उसके लिए आवश्यक तकनीक डेवलप नहीं की, और इसके बाद में उस कोयले के माध्यम से उस कोयले को मानव ने अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके उसे एक रिसोर्स में तब्दील कर लिया। यानी क्या बना लिया? उसको एक संसाधन बना लिया। यही बात मैंने आपको पहले बताई। अब दूसरे तरीके से देखें, कोई भी प्राकृतिक घटना, यदि हम चाहें तो बाढ़ है या सुनामी को ले लें, या उल्कापात ले लें, या बम विस्फोट ले लें, ये किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं। और जब प्रभावित करते हैं तभी वह आपदा कहलाती है। कब कहलाई आपदा? जब वह इंसानों को प्रभावित करती है, इंसानों को उससे दिक्कतें होती हैं, तब वह आपदा कहलाती है। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी प्राकृतिक घटना, कोई भी प्राकृतिक वस्तु, वह अल्टीमेटली किसको प्रभावित करती है? मानव को प्रभावित करती है। तो मानव की संख्या डेफिनेटली मायने रखती है कि यदि कम संख्या होगी तो संसाधनों पर प्रभाव कम होगा, और ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रभाव होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब सामाजिक अध्ययन को पढ़ते हैं तो जनसंख्या जो है वह एक आधारी तत्व होता है, एक संदर्भ बिंदु होता है, और इस जनसंख्या के आधार पर ही हम संसाधन, आपदा और विनाश जैसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, यदि इस पृथ्वी से सपोज करो, कल्पना करो कुछ देर के लिए कि मानव नाम की जो प्रजाति है वह गायब हो गई है। इसके बाद आप इस पृथ्वी की कल्पना करो कि कैसे होगी।
डेफिनेटली जब मानव इस धरती पर नहीं होंगे तो पेड़ अपनी गति से बढ़ेंगे, जीव जंतु अपनी गति से आगे बढ़ेंगे, मतलब किसी भी तरह से प्रकृति में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। और जब मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा तो पृथ्वी एक ग्रीन प्लेनेट में परिवर्तित होते हुए हमको दिखाई देगी, एक जंगली माहौल पूरी पृथ्वी पर होने लगेगा। अर्थात यहाँ पर जो इंसान रहते हैं, यहाँ पर जो जनसंख्या है, वही सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करती है। चाहे समाज की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, इस सब में मानव का अपना योगदान है, वही इन सब चीज़ को प्रभावित करता है। और एक बात बता दें कि मानव भी अपने आप में एक संसाधन होता है। यह बात हमने कहाँ पढ़ी थी? यह हमने पढ़ी थी कक्षा 9 के ही अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोगों को पढ़ते हुए, जिसमें हमने शकल भैया और विलास भैया की कहानी सुनी थी। इस तरह से एक मानव जब अपने आप में संसाधन बनता है तो वह अन्य संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग करता है। लेकिन अगर मानव स्वयं एक अच्छा संसाधन नहीं है तो वह देश के ऊपर उत्तरदायित्व बन जाता है, एक बोझ बन जाता है। तो मानव के बारे में ये जानना जरूरी है कि किस क्षेत्र में किस तरह के संसाधन पाए जा रहे हैं। मतलब यदि मानव की जनसंख्या का वितरण किस क्षेत्र में कैसा है, उस आधार पे वहाँ के संसाधनों के ऊपर उसका दबाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। मानव कितना पढ़ा लिखा है, मानव की संख्या कैसी है, अर्थात जनसंख्या का जो आकार है, जनसंख्या के जो गुण हैं, जनसंख्या की जो प्रक्रिया है, जनसंख्या की वृद्धि की प्रक्रिया है, जनसंख्या घटने की प्रक्रिया है, शिशु जन्म दर की बात करें या मृत्यु दर की बात करें या प्रवास की बात करें, ये सारी चीज़ें जनसंख्या से जुड़ी हुई हैं और जनसंख्या के ये सारे गुण संसाधनों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए संसाधनों के अध्याय को पढ़ते हुए ज्योग्राफी में जनसंख्या के इन सारे तत्वों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनसंख्या इस अध्याय को। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे, जिनमें से पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अर्थात इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं। आकार से तात्पर्य ये नहीं है कि उसका साइज, लोग मोटे हैं कि पतले हैं, नहीं, उससे मतलब नहीं है। आकार से मतलब है कि वह संख्या में कितने हैं और कहाँ पर निवास करते हैं। ये पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने दिख रहा है और उनमें अलग अलग तरह की जनसंख्या आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे तत्वों पर। दूसरा जो तत्व है वह है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समय के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि कैसे हो रही है, हर साल कितनी बढ़ रही है, हर दिन कितनी बढ़ रही है। और भारत में जनसंख्या की वृद्धि को प्रति 10 वर्ष में मापा जाता है और यह कहलाती है जनगणना। आपको बता दें कि एक निश्चित समय अंतराल जैसे 10 वर्ष भारत में है, जो लोगों की आधिकारिक गणना की जाती है वह कहलाती है जनगणना। भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? 1872 में। और इसके बाद से आधिकारिक रूप से आंकड़े 1881 से जारी होना शुरू हुए थे। इसके बाद से लगातार प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। और जनगणना करने से जो दूसरा बिंदु है कि जनसंख्या में दशकीय वृद्धि यानी प्रति 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है और इसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसको हम अगले कंटेंट में देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे तीसरा, जनसंख्या के गुण या विशेषता। अर्थात ये देखेंगे कि इस जनसंख्या में रहने वाले लोगों की उम्र क्या है, उनका लिंगानुपात क्या है, साक्षरता का स्तर क्या है, उनकी व्यावसायिक संरचनाएं क्या है, उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है, ये तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। अर्थात जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख तथ्य जो हैं उनमें से नंबर 1 है जनसंख्या का आकार एवं वितरण, नंबर 2 है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया और तीसरा जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की जनसंख्या के आकार एवं वितरण पर हम चर्चा करेंगे। हमें सारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हम भारत की बात करते हैं। तो इस पूरी दुनिया के नक्शे पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पर, इसमें 3 रंगों का भारत भी हमको दिख रहा है। इस भारत की जो जनसंख्या है वह मार्च 2011 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वह कितनी है? 121 करोड़। ठीक है ना, इतनी जनसंख्या है। यानी इसको अगर हम पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
यानी 12,106 लाख जनसंख्या यहाँ पर है। इसको हम शॉर्टकट में 121 करोड़ जनसंख्या भारत की कहते हैं। कब? 2011 के अनुसार। आज की स्थिति में जनसंख्या 133-34 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होगी। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जनगणना स्थगित है। अभी जब भी उसके नए आंकड़े आएंगे हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरी दुनिया में 121 करोड़ लोग जो रहते हैं भारत में, दुनिया की जनसंख्या में कितना योगदान है। तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में रहते हैं। यानी अगर पूरी दुनिया में हम ये मान लें कि 100 लोग रहते हैं तो उनमें से 17.5 लोग भारत में रहते हैं और शेष 82.5 लोग बाकी की दुनिया में निवास करते हैं। और ये जो 121 करोड़ लोग हैं ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। यानी इस तरह का उनका वितरण है। इकट्ठे तो रहते नहीं होंगे, किसी एक जगह पर सारे लोग इकट्ठे रह गए। अलग अलग राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम राज्यों में असमान रूप से ये जनसंख्या निवास करती है। अब हम इसको विस्तार से जब देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या जो है आपको दिख रही है 1990 लाख। अब हम बात करते हैं कम आबादी, तो ये सिक्किम की आबादी कुल 6 लाख है। कहाँ उत्तर प्रदेश की 1990 लाख और कहाँ सिक्किम 6 लाख। इससे भी कम आबादी रहती है लक्षद्वीप में, जहाँ पर 64,429 लोग मात्र निवास करते हैं। अब हम राज्यों का स्टेटस देखें तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और राजस्थान भले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है लेकिन जनसंख्या में योगदान केवल 5.5% है। मतलब जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम रहती है। अब बड़े आश्चर्य की बात हमारे दिमाग में आती है कि राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है तो वहाँ पर लोगों को जाके ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं रहते। और मध्य प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनकी जो क्षेत्रफल है वह कम है, इसके बाद भी यहाँ पर ठट्टा जमा हुआ है, भीड़ लगी हुई है लोगों की। आखिर ये है क्यों? ये कहलाता है घनत्व। मतलब किसी क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा घने तरीके से रहते हैं तो वह घनत्व कहलाता है। तो घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या नियंत्रण को हम देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व। यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। तो भारत जो है विश्व का एक घनी आबादी वाला, सघन आबादी वाला देश है। यहाँ पर हम अगर आबादी की बात करें तो भारत का जनघनत्व असमान है। पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें तो वह 1 किलोमीटर में केवल 382 लोग निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर हम राज्यवार देखें तो ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आपको दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जनघनत्व पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल से थोड़ी दूर पर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। है ना आश्चर्य की बात कि एक जगह पर लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं है देश में, और एक जगह पर इतना है कि हाथ पैर फैला के सो जाओ तो दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप अलग अलग राज्यों का जनघनत्व तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब अलग अलग प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अलग अलग क्यों होता होगा भाई? ये देखिए दिल्ली जैसी जगह पर 1 वर्ग किलोमीटर में 11,297 लोग रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ये 2001 के तुलनात्मक आंकड़े यहाँ पर आपके लिए सुविधा के लिए दिखाए गए हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में जनघनत्व अलग अलग होने के क्या कारण हैं? आइए हम इसको देखते हैं। कम जनसंख्या घनत्व वाले भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं ये देख लें पहले। यहाँ पर 100 से कम जनसंख्या घनत्व यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम, यहाँ पर जनघनत्व कम है। और उसका कारण है कि ये जो हैं ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर जलवायु की परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं और यही विरल जनसंख्या के
के लिए जिम्मेदार है। मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में, प्रतिकूल जलवायुवी परिस्थितियों में, जहां मनुष्य को रहने में ज़्यादा परेशानी होती है, वहां मानव रहना नहीं चाहता, तो वहां पर जनघनत्व कम होता है। फिर घनत्व थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमको। ये कहाँ दिखता है? असम और प्रायद्वीपीय राज्यों में। यहाँ का जनघनत्व मध्यम है, मतलब 100 से लेके 250 के बीच में यहाँ का जनघनत्व है। इसका कारण है कि ये क्षेत्र थोड़े पहाड़ी हैं, कटे छटे एवं पथरीले तथा मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ की मिट्टी छिछली और कम उपजाऊ होती है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित होता है और यहाँ पर लोगों की संख्या कम निवास करती है। अब बात करते हैं हम 250 से 500 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले क्षेत्रों की। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्षेत्र जो पीले रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर परिस्थितियाँ मानव के रहने के अनुकूल होती हैं और सबसे ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ इन क्षेत्रों में हैं जहाँ पर 500 से 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अंत में हम देखते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। ये स्थितियाँ हमको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व, उच्च से उच्चतम जनघनत्व वाले भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। ये क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान पाए जाते हैं, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जहाँ पर अच्छी खेती होगी वहाँ पर लोगों की जनसंख्या अधिक होगी। आपको अब समझ में आ गया होगा कि घनी आबादी का संबंध पूरे तरीके से वहाँ के जलवायु और आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार जनसंख्या के इस अध्याय में हम लोगों ने जनसंख्या के आकार और उसके घनत्व के बारे में, यानी उसके वितरण के बारे में देखा कि हमारे देश की जनसंख्या का आकार कितना है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या का आकार 121 करोड़ है। जबकि जनसंख्या के वितरण की बात कर रहे हैं तो बड़ा असमान वितरण है, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा। असमान वितरण कैसा है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, जबकि उसी के पास में पश्चिम बंगाल है, वहां पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नीचे तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैदान समतल है और खेती करने के लिए अच्छी सुविधा है, वर्षा भी पर्याप्त होती है। तो इस प्रकार जनसंख्या के इस पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया कि जनसंख्या का आकार कितना है। ये कैसे पता चला? जनगणना से पता चला, जो हर 10 साल में होती है। और जनसंख्या का वितरण ये कैसे पता चला? ये हमने देखा कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो इस तरह से पहला अध्याय, पहला कंटेंट यहीं पर समाप्त होता है। इस कंटेंट में सारी चीज़ें आंकड़ों में दी हुई हैं। इन आंकड़ों को आपको याद रखना होगा। एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो इन्हीं आंकड़ों को पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, सबसे कम जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, अधिक जनघनत्व होने के क्या कारण है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस कंटेंट में मिल गए होंगे। अब मैं चलता हूं अगले कंटेंट की तैयारी के लिए। आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।